1786 में टीपू सुल्तान ने फिर से अपने पिता के नेतृत्व का अनुसरण करते हुए 72 तोपों वाले 20 युद्धपोतों और 65 तोपों वाले 20 फ्रिगेट से मिलकर एक नौसेना बनाने का फैसला किया। वर्ष 1790 में उन्होंने कमालुद्दीन को अपना मीर बहार नियुक्त किया और जमलाबाद और मजीदाबाद में विशाल डॉकयार्ड स्थापित किए। टीपू सुल्तान के एडमिरल्टी बोर्ड में मीर याम की सेवा में 11 कमांडर शामिल थे। एक मीर याम 30 एडमिरल का नेतृत्व करता था और उनमें से प्रत्येक के पास 2 जहाज होते थे। टीपू सुल्तान ने आदेश दिया कि जहाजों में तांबे के तल हो, एक ऐसा विचार जिसने जहाजों की लंबी उम्र बढ़ाई, और एडमिरल सुफ्रेन ने टीपू को इस विचार से परिचित कराया। अपनी निरंतर युद्ध संबंधी व्यस्तताओं के कारण हैदर और टीपू को एक अनुशासित स्थायी सेना की आवश्यकता थी। इस प्रकार राजपूतों, मुसलमानों और योग्य आदिवासी पुरुषों को पूर्णकालिक सेवा के लिए भर्ती किया गया, जिन्होंने स्थानीय मिलिशिया की जगह ली, जिसे कंदाचार्ड 61 कहा जाता था, जो पहले मैसूर सेना में कृषि मूल का बल था। स्थानीय मिलिशिया से वो कालीगांव को हटा दिया गया, जिन्होंने सदियों से युद्धों में भाग लिया था, और उनके किराए के स्थान पर उन पर उच्च कर लगाए जाने से अप्रत्यक्ष रूप से रैयतवारी प्रणाली लागू हुई। अब रैयत अपनी कृषि गतिविधियों के लिए दासों पर निर्भर नहीं रह सकते थे, क्योंकि कुछ स्थानों पर उनके दास सेना में भर्ती थे। उच्च करों का भुगतान करने के अलावा उन्हें दासों को खिलाने और उनकी शादियों का वित्त पोषण करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती थी। इससे मैसूर में दास प्रथा कमजोर हो गई। मैसूर की आर्थिक शक्ति का चरम 18वीं शताब्दी के अंत में टीपू सुल्तान के शासन में था। अपने पिता हैदर अली के साथ मिलकर उन्होंने आर्थिक विकास के एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य मैसूर की संपत्ति और राजस्व में वृद्धि करना था। 63 उनके शासनकाल में मैसूर ने अत्यधिक उत्पादक कृषि और कपड़ा निर्माण के साथ भारत की प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में बंगाल सूबा को पीछे छोड़ दिया। 64 मैसूर की औसत आय उस समय निर्वाह स्तर से 5 गुना अधिक थी। 65 टीपू सुल्तान ने कावेरी नदी पर कन्नमवाड़ी बांध, वर्तमान कृष्ण राजा सागर या KRS बांध के निर्माण की नींव रखी, जैसा कि उनके नाम की एक मौजूदा पत्थर की पट्टिका से प्रमाणित होता है, लेकिन निर्माण शुरू करने में असमर्थ थे। 6667 बाद में बांध का निर्माण किया गया और 1938 में इसे खोल दिया गया। यह मैसूर और बेंगलुरु के लोगों के लिए पीने के पानी का एक प्रमुख स्रोत है। मैसूर रेशम उद्योग की शुरुआत सबसे पहले टीपू सुल्तान के शासनकाल में हुई थी। 68 उन्होंने रेशम की खेती और प्रसंस्करण का अध्ययन करने के लिए बंगाल सूबा में एक विशेषज्ञ को भेजा, जिसके बाद मैसूर ने पॉलीवोल्टाइन रेशम विकसित करना शुरू किया। 15 चनपटना खिलौनों की अधिक प्रसिद्धि का पता मैसूर के ऐतिहासिक शासक टीपू सुल्तान के संरक्षण से लगाया जा सकता है। हालांकि ये खिलौने इस अवधि से पहले भी मौजूद थे और ऐतिहासिक रूप से दशहरा समारोहों के हिस्से के रूप में उपहार के रूप में दिए जाते थे। ये ज्ञात है कि वह कला और विशेष रूप से लकड़ी के काम का एक उत्साही प्रशंसक था। सुल्तान ने मुगल सम्राट का पदभार ग्रहण करने की मांग की। शाह आलम द्वितीय के प्रति वफादार लोगों के भारी मन से उन्होंने नसीब-उद-दौला की उपाधि अर्जित की। टीपू एक स्वघोषित सुल्तान था। इस तथ्य ने हैदराबाद के निजाम अली खान की दुश्मनी को उसके प्रति आकर्षित किया, जिसने मुगल सम्राट को हतोत्साहित करके और मैसूर पर दावा करके अपनी दुश्मनी को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। निराश होकर टीपू सुल्तान ने उस अवधि के अन्य मुस्लिम शासकों के साथ संपर्क स्थापित करना शुरू कर दिया। 1799 में श्रीरंगपट्टनम के पतन के बाद अंधे सम्राट को टीपू के लिए पश्चाताप तो हुआ, लेकिन हैदराबाद के निजाम पर उनका विश्वास बना रहा, जिसने अब अंग्रेजों के साथ शांति स्थापित कर ली थी। अफगानिस्तान मराठों से भारी खतरों का सामना करने के बाद टीपू सुल्तान ने अफगान दुर्रानी साम्राज्य के शासक ज़मान शाह दुर्रानी के साथ पत्र व्यवहार करना शुरू किया, ताकि वे अंग्रेजों और मराठों को हरा सकें। शुरुआत में ज़मान शाह टीपू की मदद करने के लिए सहमत हो गया, लेकिन अफगानिस्तान की पश्चिमी सीमा पर फारसी हमले ने उसकी सेनाओं को मोड़ दिया और इसलिए टीपू को कोई मदद नहीं दी जा सकी।